प्रोग्राम की इब्तदा में तो सबको रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद। अल्लाह पाक इस महीने की बरकत से लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी लाए, पाकिस्तान के हालात बेहतर करे और पाकिस्तान में निज़ाम हुकूमत भी ऐसा लेकर आए जिसमें लोगों को जीने के लिए, सांस लेने के लिए कुछ मौका फराहम हो जाए। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने जर्नलिस्टों को हरासा करने के हवाले से एक केस था। तो चीफ़ जस्टिस साहब ने जितने रिमार्क्स दिए सही रिमार्क्स दिए, लेकिन चीफ़ जस्टिस साहब से बड़ी ताकत तो है कोई नहीं। इतने सारे रिमार्क्स देकर, आईजी को खींचकर, ये कहकर कि किसी को गोली लग जाती है, कैमरा बंद हो जाता है, पता नहीं चलता यहाँ क्या हो रहा है, अदलिया के कांधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है, लेकिन ये ऑर्डर नहीं दिया कि असद तूर को रिहा कर दें। ये ऑर्डर नहीं दिया कि जिन्होंने मतियुल्लाह जान को उठाया था या असद तूर के घर घुस के जब उसको मारा था तो वो लोग वीडियो कैमरा पे नज़र आ रहे थे, वो कहाँ गए लोग। जिन्होंने अबसार आलम को गोली मारी थी वो भी कैमरा पे कैप्चर थे, वो उनको पकड़ कर लेकर आए। तो एक काम तो फौरी कर सकते थे आज चीफ जस्टिस साहब के, कहते कि शाम से होने से पहले पहले असद तूर को रिहा किया जाए, नहीं किया उन्होंने। मुझे उसके ऊपर अफसोस हुआ ज़ाती तौर पर। जो जर्नलिस्टों को इस तरह उठा के बंद कर दें या ट्विटर को बंद करके सोचें कि इससे फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बंद हो जाएगा, तो फिर उस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो हमें अपने कुछ हालात, अपनी आदत, तरीक़ाकार दुरुस्त करने की ज़रूरत है। गैर इंसानी रवैये, इमरान रियाज़ के साथ जो कुछ हुआ है या अरशद शरीफ के साथ जो कुछ हुआ है, अभी तक वो इंसाफ का तालिब है। उसकी माँ ज़िंदा है अरशद शरीफ की, और वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखती होगी कि चीफ़ जस्टिस साहब बड़े दबंग आदमी हैं, सबकी क्लास ले लेते हैं, आईजी को भी लाइन हाज़िर कर देते हैं। हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट प्राइम मिनिस्टर को बुला के खड़ा कर सकती है, लेकिन अरशद शरीफ के कत्ल के मामले में सबकी ज़ुबान के ऊपर ताले लग जाते हैं। तो ये इंसाफ किसी दिन करना पड़ेगा, या आप अपनी पसंद से खुशी से कर लें या अल्लाह की मर्ज़ी से होगा, लेकिन होगा सही। किसी का खून रायगा नहीं जाता, और ये जिस तरीके से उसको मारा गया था उसका खून भी रायगा नहीं जाएगा। तो इंसाफ करिए। आपको अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मनसब अता किया, तो आज आपको कम से कम ये ज़रूर कर देना चाहिए था कि उसकी रिहाई का हुक्म जारी करके उठते कि शाम से पहले यहाँ पेश करें उसको, फिर हम बात आगे चलाएंगे। और दूसरा सवाल ये होना चाहिए था कि अरशद शरीफ वाले मामले में क्या पेश रफ्त है। दोनों के ऊपर ज़ीरो प्रोग्रेस है। वफाकी काबीना, नए नाम आगे, हल्फ भी हो गया। सदर साहब आसिफ अली जरदारी साहब सदर बन गया, उन्होंने भी हल्फ उठा लिया। पाकिस्तान के सामने चैलेंजेस क्या हैं, पहले उसका जिक्र कर लें, फिर आज के प्रोग्राम की तरफ आते हैं। पिछले चंद सालों में हमने पाकिस्तान को इकनॉमिकली कोलैप्स होते हुए देखा है। 32-33 साल जो मैंने इस प्रोफेशन के अंदर गुजारे हैं, मुझे हर साल एक गुजरने के बाद लगता ये है कि आज से जो साल 2 साल पहले वाला पाकिस्तान था वो आज से बेहतर है। ये 32-33 साल से यही हो रहा है। कभी लगता था कि 1990, 92, 93 वो सूरत हाल बेहतर थी, कभी लगता था कि ये लेट 90s वाली सूरत हाल बेहतर थी, फिर लगा नहीं ये अर्ली 2000 वाली सूरत हाल बेहतर थी। लेकिन हर 5-7 साल के बाद पिछले वाला ज़माना आज वाले से बेहतर नज़र आता है। रुपया हमारा ज़मीन बोस हो चुका है और उसके खड़े होने का कोई इम्कान नहीं। 25-30 अरब डॉलर सालाना आपकी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है, और ये डॉलर आपको दुनिया में देने पे तैयार नहीं है। पाकिस्तान की बरामदात, मैंने 3-4 नंबर सामने रखे। केयर टेकर्स ने 6-7 महीने ज़्यादा बुरे नहीं गुजारे। ज़्यादा बुरे इसलिए नहीं गुजारे कि पहले एक रॉट था, नीचे गिरते जा रहे थे, चीज़ें गल सड़ रही थी, उसको कम से कम एक ब्रेक लगी है, लेकिन ऊपर जाने का सफ़र शुरू नहीं हुआ। आज से तकरीबन 12 या 14 साल पहले हमने 25 अरब डॉलर की बरामदात की थी पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में। वो 25 अरब डॉलर घूम फिर के कभी 30 हो जाता है, कभी 26-27 हो जाता है। इस दफ़ा हो सकता है दोबारा 30 हो जाए। अभी पहले 8 माह के अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान से बरामदात 20 अरब डॉलर हुई हैं, जो पिछले साल से 9% ज़ायद है। पाकिस्तान में जो रिमिटेंसेज आती हैं वो 30-31 अरब डॉलर पीक टच की थी हमने। इस साल 8 माह में 18 अरब डॉलर है। ये भी हो सकता है 27-28 अरब डॉलर या 30 अरब डॉलर के करीब 30 जून तक पहुंच जाए। जो करंट अकाउंट डेफिसिट है पहले 8 माह में 1 अरब डॉलर से ज़रा ज़ायद है। ये हमें ज़्यादा कभी होने नहीं देना चाहिए। 2 अदवार गुजरे, नून लीग का आखिरी साल जिसमें 19 बिलियन डॉलर था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब ख़त्म हुई आदम एतमाद से पहले, उस साल का भी 17 अरब डॉलर है। वो फाइनेंसिंग गैप हमसे पूरा ही नहीं होता। 20 अरब डॉलर कहाँ से लाएं, ना आता है तो ना वो पूरा होता है। उसी का खमियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं। इन्फ्लेशन जो लेटेस्ट नंबर्स हैं वो 23% है। पहले 32-33% काफ़ी महीने रहा है, अभी 23% के ऊपर है। तो ये ओवरऑल सिनारियो है जिसमें काबीना हल्फ उठाने जा रही है। मोहम्मद औरंगज़ेब साहब मोस्ट लाइकली नए पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। डार साहब जाएंगे वजारत ख़ारजा में, और एक कलेक्टिव अरेंजमेंट इनको करना पड़ेगा। जिस तरीके से पहले 2 दफ़ा आर्मी चीफ़, पहले जनरल बाजवा और फिर ये मौजूदा आर्मी चीफ़ है आसिम मुनीर, ये जाके अरबों से, चाइना से, कतर से, यूएई से पाकिस्तान के लिए पैसे मांग कर लाए थे। आर्मी चीफ़ का काम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत को वो कोई पैसे देने पे तैयार नहीं था। IMF का प्रोग्राम थ्रू नहीं था हो रहा, तो 2 दफ़ा जो बहाल हुआ उसके अंदर पहले जनरल बाजवा ने कॉल की और दूसरी दफ़ा जनरल आसिम मुनीर ने की, तो फिर प्रोग्राम बहाल हुआ।
पाकिस्तान को क्या हम ऐसे आगे चला सकते हैं? दोबारा इस आर्मी चीफ को जाना पड़ेगा, सऊदी अरब भी जाना पड़ेगा, यूएई और कतर भी जाना पड़ेगा और चाइना भी जाना पड़ेगा, ताकि 10-12 अरब डॉलर, 14 अरब डॉलर या हमें नए कर्ज़ों की शक्ल में, या उधार के तेल की शक्ल में, या जो कुछ कर्ज़े पहले हमने लिए हुए हैं उनके रोल ओवर की शक्ल में स्पेस मिल जाए, आईएमएफ ऑन बोर्ड आए और फिर हमें बाकी मुल्कों से कर्ज़ा मिल जाए, और जिसके नतीजे में पाकिस्तान का साल पार हो जाए। ये पाकिस्तान है जिसके साथ ये हुकूमत अपना आगाज़ करने जा रही है। और गवर्नमेंट कैसी है? एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट, जिसके पास अपनी इतनी अक्सरियत भी नहीं है कि कोई एक बिल पास कर ले, उसका इत्तेहादी उसके साथ काबीना में शामिल नहीं है। सदर साहब हैं लेकिन काबीना में हिस्सेदार नहीं है, तो उनको हर दफ़ा एक बिल पास कराने के लिए, छोटी मोशन पास कराने के लिए पहले जाएंगे ऐवान सदर और जाके जरदारी साहब के पाँव को, गोडों को हाथ लगाएंगे, फिर उनकी जमात उनको सपोर्ट किया करेगी। जब तक ये हुकूमत चलेगी ऐसे ही चलेगी, इसके अलावा कोई तरीक़ाकार नहीं है। और एक टर्म यूज़ की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उस वक्त की अपोजिशन पार्टीज़ ने, जिसे वो कहते थे ये हाइब्रिड रिजीम है, कि सामने तो इमरान है, पीछे से फ़ौज चलाती है। फिर पीडीएम की हुकूमत बन गई तो वो हाइब्रिड प्लस हो गया, क्योंकि सारा कुछ बोझ जो था फ़ौज के ऊपर चला गया था। तो ये जो मौजूदा सेटअप है शहबाज शरीफ का, इसको हाइब्रिड प्लस प्लस कहना चाहिए, क्योंकि ये उसके बगैर चल ही नहीं सकता। इसकी सांसें, हर एक सांस जो है जुड़ी हुई है कि कितनी देर फ़ौज इसको बोझ उठाएगी उतनी देर ये निज़ाम चलेगा। तो आज इसी प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ जो दो मेहमान शख्सियात हैं, शैख़ अब्बासी साहब हैं, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म हैं और सीनियर पॉलिटिशियन हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना हैं। दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शैख़ अब्बासी साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। क्या मौजूदा हुकूमत इस काबिल है, इतनी तवाना है कि इन मसाइल को एड्रेस कर सके? मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ, यकीन करें। दुआ कर सकते हैं या उम्मीद कर सकते हैं? उम्मीद होना तो अच्छी बात है। उम्मीद ही दुआ भी करनी चाहिए, उम्मीद भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको ये तौफीक दे, ये सलाहियत दे कि वो ये काम निपटा सकें। क्या ये सलाहियत नज़र आती है आप? नहीं है, मादरत से कहूँगा नहीं है। ये काबीना पहले भी हुकूमत में रह चुकी है 16 महीने, उससे पहले भी लोग रहे हैं। आज आपको जो मुश्किलात हैं उससे बहुत बढ़ चुकी हैं, तो क्या उन चैलेंज का मुकाबला कर सकेंगे? मुझे उस सलाहियत में कमी नज़र आती है। सलाहियत में कमी नज़र आती है, तो फिर क्या बनेगा हमारा? ये तो आपको सोचना पड़ेगा। मैं इसीलिए हमेशा से कहता हूँ कि आज आपको एक ब्रॉडर एंगेजमेंट करनी चाहिए पॉलिटिकली, और मसाइल के हल ढूंढें, उन पर कंसेंसस क्रिएट करें। जब आप नहीं कर पाएंगे, जब आप कहते हैं कि आपको ब्रॉडर इंगेजमेंट करनी पड़ेगी, तो क्या शहबाज शरीफ को इमरान खान से रब्ता करना चाहिए? जी, सबसे रब्ता करना चाहिए पॉलिटिकली। बाकियों से तो रब्ता है, लेकिन यहाँ बराह रास्त में आपसे जवाब चाहता हूँ, इफ्स एंड बट्स के बगैर थोड़ी सी पोजीशन लेनी पड़ेगी कुछ लोगों को, फिर इसके बगैर पाकिस्तान इस बहरान से नहीं निकलेगा। क्या शहबाज शरीफ को इमरान खान से रब्ता करना चाहिए? जी, देखें, मैंने यही कहा है कि सबसे करना पड़ेगा, इमरान खान समेत सबसे करना। इमरान खान समेत सबसे करना। आपको आज सबको कॉन्फिडेंस में लेना है। आप वज़ीर-ए-आज़म बन गए, अब आपको कॉन्फिडेंस में लेना है सबको। उनको बताना है कि मुल्क के ये हालात हैं, ये हम फैसले करने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी सपोर्ट हमें चाहिए, फिर मुल्क आगे बढ़ेगा। आज मुल्क को इत्तेफाक की ज़रूरत है। अगर लोगों को निफाक नज़र आया, सियासी इंतशार नज़र आया, तो आप कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मार्केट्स को, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मामला नहीं आगे चलेगा। ये परेशान कुन सूरत है? ये परेशान कुन नहीं है, बहुत परेशान कुन है, क्योंकि आज जो इलेक्शन पे उंगलियां उठ गई हैं, जिस किस्म का माहौल बन गया असेंबली के अंदर, आपने देखा है, ये तो मज़ीद निफाक का शिकार होगा मामला। सर, ये फसाद नहीं समेटा जाना। ये जो 4 हल्के पीटीआई ने कहा है ना खोलने, एक नवाज शरीफ का हल्का है, एक ऑन वाला हल्का है, एक ख्वाजा आसिफ वाला हल्का है, और इस्लामाबाद से वो कहते हैं कोई एक हल्का उठा के तो खोल लें। 4 हल्कों के फॉर्म 45 और 47 अगर आपस में मैच ना हुए तो ऐसी एक्सप्लोसिव सिचुएशन होनी है कि एक दिन अगर सांस लेने का मौका मिल गया इस असम्बली को तो कहिएगा। सर, वो फॉर्म 45, 47 तो फातिमा जिन्ना और अयूब खान के भी मैच नहीं हुए थे। उस वक्त भी ये इशू था। फातिमा जिन्ना के पास फॉर्म 45 थे। फातिमा जिन्ना फॉर्म 45 लेके बैठी नहीं, फॉर्म 47 अयूब खान साहब के हक में इशू हो गया। हमने कुछ सीखा नहीं है तारीख से, बदकिस्मती से कुछ सीखा नहीं है, और आज भी इन मामलात को हल करना पड़ेगा। ये बात 4 हल्कों की नहीं है, और मेरा ख्याल है कि आज ज़्यादा बोझ जो है चीफ जस्टिस साहब पे है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो करना था कर दिया है।
अब एक ही फोरम रह गया है सुप्रीम कोर्ट का जहां पर इस मसले का हल ज़रूरी है। चीफ जस्टिस साहब, मैं उनकी, हम अदलिया के ख़िलाफ़ तो कुछ कह भी नहीं सकते, कहना भी नहीं चाहता। काजी साहब की मेरे दिल में बड़ी कदर है, लेकिन दो चीज़ों के ऊपर उनके फ़ैसले मेरे से हज़म नहीं हुए। एक, जब उन्होंने बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ से वापस लिया, मेरे से नहीं हज़म हुआ जी कि वो उनको कह देते कि आपका तरीकाकार ठीक नहीं है, एक हफ्ते में इलेक्शन करा के दोबारा आ जाओ तो फिर मैं आपको मोहलत देता हूँ। ये कि बल्ले का निशान ले ही लिया, मतलब ये तो इससे ज़्यादा तो गैर जमहूरी फैसला नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल उसकी तनकीद करता हूँ। और दूसरा, जब ये जर्नलिस्टों वाले मामले पे सारा दिन केस सुनते हैं और शाम को ये नहीं कहते कि इसको रिहा करो, पेश करो लाओ सुप्रीम कोर्ट में, तो ये भी नहीं हजम होता मेरे से। नहीं, इसके अलावा देखें, इलेक्शन के मामले में सू मोटो पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के पास हर मामले में। इलेक्शन का मामला बहुत संजीदा इशू है और इसकी ज़रूरत है कि इस मसले की तह तक पहुंचकर इस इशू को ख़त्म किया जाए, ये वंस एंड फॉर ऑल। तो उनके पास आज मौका है ये काम ख़त्म करने का। तो मिफ्ता साहब को साथ शामिल कर लें, फिर ये सुप्रीम कोर्ट वाले इशू की तरफ दोबारा आते हैं, क्योंकि इस डिस्प्यूट ने अभी पाकिस्तान को और हिलाना है। ये जो जमहूरियत कहते हैं ना, हम गाड़ी पे पटड़ी पे चढ़ जाए, पटड़ी पे चढ़ती अभी नज़र नहीं आती मुझे। मिफ्ता इस्माइल साहब, अभी शाहिद खान साहब ने कहा कि मौजूदा काबीना में वो सलाहियत नज़र नहीं आती, उसकी कमी है। जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के सामने, इकॉनमी को दरपेश मसले हैं, फ़ॉरेन एक्सचेंज चाहिए आपको, दोस्त ममालिक से फंडिंग चाहिए, आपके पास डॉलर नहीं है, रुपया गिरता जा रहा है, तो वो सलाहियत नहीं है इसके अंदर इन इशूज़ को एड्रेस करने के लिए। आपका तजिया भी कुछ ऐसा ही है या मुख्तलिफ है इससे? सर देखिए, एक तो मुझे इस बात की खुशी है कि मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं। उसमें बड़ी खुशी है। ऑब्वियसली ये है कि डार साहब बजाते खुद नहीं है फाइनेंस मिनिस्टर, वरना तो तकरीबन हम IMF हमसे एग्रीमेंट नहीं करता और हम डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेले जाते। तो ये एक बड़ा मसला तो इन्होंने सुलझा दिया है हुकूमत ने। क्या जो औरंगजेब साहब जिस काबिल आदमी है? एज ए बैंकर उनकी बड़ी रिप्यूट है, इंटरनेशनल बैंक्स के साथ उनका तजर्बा और अच्छी स्टैंडिंग है उनकी। अभी भी HBL के प्रेसिडेंट भी थे और CEO भी थे, बिल्कुल इससे पहले बहुत सारे फॉरेन बैंक्स के साथ रहे हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो बड़े काबिल आदमी हैं। देखना ये है कि जो दीगर मेंबरान हैं काबीना के, वो उनकी टांग खींचते हैं या उनको काम करने देते हैं, जो कि पहले हुआ है। अगर ये कोई जाके अभी वज़ीर या कह दे कि मैं होता तो डॉलर 220 का होता या 180 का होता, तो ये इनकी ऑब्वियसली ये फंस जाएंगे। लेकिन चलें, अब ये अगर इनको काम करने दिया जाता है तो ये बेहतरी है। लेकिन जो दीगर जो अभी जो वजारतें हैं और जो हमारे भाई वज़ीर बने हैं, ये जो शाहिद भाई ने बात करी कि ये PDM की भी 16 महीने की उस हुकूमत में थे और उस हुकूमत में कोई ऐसा काबिल ज़िक्र काम हमने नहीं देखा, चाहे वो मज़ीद गैस की फराहमी की बात हो, या बिजली में TND लॉसेस कम करने की बात हो, या बिल रिकवरी के अंदर कुछ अच्छी बात हो। बिल रिकवरी में कुछ अच्छी बात हुई है तो वो फिर उसमें हुई है, केयरटेकर के ज़माने में हुई है। तो हमने कोई ऐसी काबिल ज़िक्र कामयाबियाँ नहीं देखी थी उस 16 महीने में, और आपने वही वज़रा को लेकर आए हैं। तो अल्लाह करे, अल्लाह से उम्मीद तो आदमी कर सकता है, लेकिन तवक्को मेरे ख़्याल से थोड़ी-सी लिमिटेड है।